आज आपके दूसरा पाठ है शक्ति, सत्ता और वैधता। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। पहला टॉपिक आपके है शक्ति। शक्ति हमारे राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। राजनीति विज्ञान में शक्ति एक ऐसा विषय माना जाता है जिसमें सभी के लिए कर्तव्य बनाए जाते हैं, सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, सभी के अधिकारों का आवंटन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान में शक्ति एक मूल अवधारणा रही है। लेकिन क्या शक्ति के स्रोत क्या है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम शक्ति, या शक्ति के उपाय क्या है, तो इन सब में भिन्नता मानी जाती है। अगर हम प्राचीन भारतीय चिंतन करें तो प्राचीन समय में सैनिक शक्ति थी, वह महत्वपूर्ण मानी जाती थी। सेना, जो व्यक्ति युद्ध में काम आते थे, वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे, जबकि जो शासन चला रहे हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं माने जाते थे। सेना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी। और अब आधुनिक समय की बात करें तो सेना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ राजनीति में सरकार वो भी महत्वपूर्ण है, सेना से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राचीन भारतीय चिंतन में शक्ति के जो प्रवर्तक है वो मनु, कौटिल्य और शुक्र है। प्राचीन भारतीय चिंतन में अगर शक्ति से संबंधित जो विचार दिए हैं वो मनु, कौटिल्य और शुक्र ने दिए हैं। वहीं आधुनिक यूरोपीय चिंतन में सर्वप्रथम मैकियावेली ने अपने विचार दिए हैं, और इंग्लैंड के टॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक है लेवियाथन, जो 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उनमें शक्ति के महत्व को बताया है। और आधुनिक प्रणेता के रूप में चार्ल्स मैरियम को आधुनिक प्रणेता, राजनीतिक विज्ञान को लेकर शक्ति का जो विचार दिया है आधुनिक समय में, वो चार्ल्स मैरियम द्वारा दिया गया है। और अगर हम अन्य विचारकों के बारे में पढ़ें तो उसमें कैटलिन, लासवेल, कैपलान, मार्गेनथ्याउ ये प्रमुख विचारक रहे हैं अन्य विचारकों में। अब कुछ परिभाषाएं हैं और उनकी पुस्तकों के नाम हैं जिनमें उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। पुस्तकें और विचारक लिखना बहुत आवश्यक है, चाहे थ्योरिकल आपके सब्जेक्ट है, लेकिन आप जब भी एग्ज़ाम में आंसर देते हैं तो सीधा थ्योरिकल लिख देते हैं। थ्योरिकल लिखने की अपेक्षा आप थ्योरी लिखते हुए साथ में एक दो राइटर की परिभाषा, उनकी पुस्तकों के नाम याद करें और अवश्य लिखें, क्योंकि वो शक्ति और सत्ता, वैधता से संबंधित विचारकों के बारे में पूछ रहे हैं, आपके विचार पूछते हैं, लेकिन साथ साथ में वो प्राचीन समय में या जो भी यूनानी लेखक हैं उनके विचार पूछते हैं। तो कुछ परिभाषाएं आपको बता रहे हैं। लासवेल की पुस्तक है, लासवेल है राजनीतिक विचारक है, उनकी पुस्तक है कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। शक्ति से संबंधित है कि कोई व्यक्ति कब, क्या और किस तरीके से प्राप्त करेगा। इस पुस्तक में उन्होंने शक्ति से संबंधित अपने विचार दिए हैं। वहीं मैकाइवर की पुस्तक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। मैकाइवर की पुस्तक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। उनमें उन्होंने क्या कहा है शक्ति से संबंधित, उनमें उन्होंने कहा है कि शक्ति किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जा सकता है। यानी हम शक्ति का प्रयोग तब करेंगे जब कोई व्यक्ति हमारे कहने पर कोई कार्य करेगा या हमारे विचारों से प्रभावित होकर हमारा काम करेगा। तो मैकाइवर ने कहा है कि शक्ति किसे मानेंगे, ऐसे संबंधों के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसके अंतर्गत हम दूसरों से कोई काम ले सकते हैं, वो शक्ति मानी जाती है। फिर आर्गेन्स्की ने कहा है कि शक्ति दूसरों के आचरण को, यानी दूसरा जो व्यक्ति व्यवहार करता है, जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार मैं क्या चाहता हूँ या मैं उससे क्या करवाना चाहता हूँ,
अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। आर्गिन्स्की ने कहा है कि शक्ति किसे कहेंगे? दूसरों के आचरण को, दूसरे के व्यवहार को इस प्रकार प्रभावित करना कि वो मेरे लक्ष्यों को पूरा कर दे, तो मैं उसे शक्ति कहूँगा। अब हम शक्ति का बल और प्रभाव से भेद स्थापित करेंगे। शक्ति और बल में क्या अंतर है और शक्ति और प्रभाव से किस प्रकार अलग है। जैसे शक्ति प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति है। किसी व्यक्ति में शक्ति होती है, वो शक्तिशाली है, हम कैसे पता लगा सकते हैं? दिखता थोड़ी ना है, जब तक वो कोई ऐसा एग्जाम्पल या उदाहरण हमारे सामने पेश नहीं करता है। कैसे? शक्ति प्रच्छन्न बल है, दिखती नहीं है, जबकि बल है वास्तविक रूप में प्रकट होकर हमारे सामने आता है तो हमें दिखता है। शक्ति अप्रकट रूप है, प्रकट नहीं होती है, और बल है वो प्रकट रूप है। इसके लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं। देखो, जैसे पुलिस वालों के पास में शक्ति होती है कि वो किसी भी अपराधी को दंडित कर सकते हैं, ये उनके पास में पावर है, लेकिन जो वास्तविक रूप में किसी अपराधी को या तो आर्थिक दंड दे या शारीरिक दंड दे, तो वो फिर बल के रूप में प्रकट हो जाती है। पुलिस वालों के पास में शक्ति होती है, वो किसी भी व्यक्ति को अगर किसी ने अपराध किया है तो वो शारीरिक या आर्थिक दंड देकर उसे दंडित कर सकता है, लेकिन जब तक वो उसे शारीरिक या आर्थिक दंड नहीं देता है तब तक वो बल के रूप में प्रकट नहीं होती है। एक और उदाहरण दूंगी आपको, जैसे टीचर का उदाहरण ले लीजिए आप। शिक्षक के पास में पावर होता है कि बच्चा गलती करेगा तो शिक्षक उसे दंडित कर सकता है, शारीरिक दंड न दे लेकिन किसी भी प्रकार की ऐसी सज़ा दे जो शारीरिक दंड में नहीं आती है। तो अगर शिक्षक के पास में बच्चे को कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति है, गलती करने पर कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति है टीचर के पास में, लेकिन जब वास्तविक रूप में टीचर किसी बच्चे को उसकी गलती पर क्लास से बाहर जाकर खड़े होने की सज़ा देता है तो वो बल के रूप में प्रकट होती है। तो शक्ति और बल में अंतर होता है, कहीं कहीं समानता भी है और कहीं कहीं अंतर भी दिखाई देता है। अब प्रभाव से कैसे अलग है शक्ति? जैसे शक्ति, कोई व्यक्ति अपनी शक्ति जाहिर करके किसी के आचरण में बदलाव नहीं कर सकता है, लेकिन वो अपने प्रभाव के तौर पर किसी के आचरण, विचार, व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। जैसे गांधी जी, महात्मा गांधी जी का उदाहरण ले सकते हैं। लोग उनसे प्रभावित थे, उनमें ऐसी क्षमता थी, ऐसी शक्ति थी कि वो दूसरे को अपने प्रभाव के द्वारा उनके आचरण और व्यवहार में बदलाव ला सकते थे। सत्य बोलना, करुणा, अहिंसा की भावना, ये सब गांधी जी ने ज़बरदस्ती किसी पर लागू नहीं किया है, वो खुद उन्होंने ऐसे व्यवहार और आचरण को अपनाया है जिससे प्रभावित होकर, उनकी शक्ति से प्रभावित होकर लोग उनके आचरण पर आज चल रहे हैं, लोग उनको आज मानते हैं, उनके विचारों को स्वीकार करते हैं। तो शक्ति में बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं। शक्ति में बल भी निहित होता है, बल के द्वारा व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और शक्ति द्वारा वो लोगों को प्रभावित भी कर सकता है। तो शक्ति में बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं। जब शक्ति और बल में अंतर किया जाता है तो शक्ति अप्रकट होती है। अगर अंतर करें तो सामान्य भाषा में तो शक्ति और बल अगर किसी व्यक्ति को कहेंगे तो वो एक ही बात मानेगा कि शक्ति क्या है, जोर लगाना है, बल लगाना। लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखें तो शक्ति अप्रकट होती है जबकि बल उसका प्रकट रूप होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, उसमें शक्ति के रूप। शक्ति के रूप के बारे में 3 प्रकार है: राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, विचारधारात्मक शक्ति। राजनीतिक शक्ति हम किसे कहेंगे? राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य होता है समाज के मूल्यवान संसाधन है जितने भी, चाहे वो पद है, चाहे प्रतिष्ठा है, चाहे कर है, चाहे पुरस्कार है, चाहे दंड है। चाहे पद है, प्रतिष्ठा है, कर है, पुरस्कार है या दंड है, उनका समाज के विभिन्न वर्गों में बंटवारा, समाज के
विभिन्न समूह में बराबर आवंटन किया जाना चाहिए। वो आ जाती है हमारे राजनीतिक शक्ति में। ये तो सामान्य अर्थ लिया जाता है, लेकिन अगर सरकारी तौर पर देखें तो सरकार में जो संपूर्ण शक्ति निहित होती है वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में निहित होती है। ये हो जाती है हमारे राजनीतिक शक्ति के रूप। सामान्य भाषा में समाज के विभिन्न वर्गों में मूल्यवान संसाधनों का बराबर आवंटन, पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, दंड जो भी है उसका बराबर आवंटन किया जाना चाहिए। और सरकारी रूप में अगर हम देखें तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के तहत राजनीतिक शक्ति निर्धारित की जाती है। दूसरा रूप हम ले लेंगे आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति से आप समझ गए, पूंजी वाली शक्ति, पैसे वाली शक्ति। उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व, उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व स्थापित होना। जो पैसे वाला है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, उसके पास राजनीतिक शक्ति अपने आप आ जाएगी। यह माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो राजनीतिक रूप से अपने आप ही संपन्न है। राजनीति में पैसे वाला है वही आगे सक्षम हो पाता है। अगर गरीब व्यक्ति को कहेंगे तो वो 1-2 सीढ़ी चढ़ेगा राजनीति में, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो व्यक्ति उत्पादन के समस्त साधन या धन संपदा का जिसके ऊपर पूरा स्वामित्व होता है वो राजनीति में अपने आप बल प्राप्त कर लेता है। यह विचारधारा दी है मार्क्सवादियों ने। मार्क्सवादियों का मानना था कि सब तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर ही टिकी होती है। सब तरह की यानी सारी मान लो, आप राजनीति मान लो, विचारधारात्मक मान लो या आर्थिक मान लो। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से शक्तिशाली है वो राजनीतिक रूप से अपने आप शक्तिशाली बन जाता है। तो मार्क्सवादियों का मानना था कि सब तरह की शक्तियां हैं वो आर्थिक शक्ति पर टिकी होती है और आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है। यह आपके आर्थिक शक्ति का रूप हो गया। तीसरा आ जाता है आपके विचारधारात्मक शक्ति। विचार क्या? विचार, जैसे विचार एक हमारे समूह होता है, हमारे विचारों का एक समूह होता है जिसके आधार पर हम उदारवादी, साम्यवादी, समाजवादी या एकात्मक मानवतावादी अलग अलग तरीके से विचारों को पढ़ सकते हैं। विचारों के द्वारा लोगों के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। राजनीति में उदारवादी विचारक भी हैं, कई उदारवादी विचारक हैं, कईयों ने साम्यवादी यानी 2 चीज़ों को साथ में लेकर चलने पर बल दिया है। कई हैं जो समाजवाद यानी सामाजिक कल्याण को लेकर आगे बढ़ने पर बल देते हैं, और कई हैं जो कि आध्यात्मिक हैं। वो कहते हैं कि आत्मा एक है और मनुष्य में वही एक आत्मा निवास करती है। तो एकात्मक मानववाद की विचारधारा भी आपके राजनीति विज्ञान के शक्ति के रूप में है।